अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और आप लोगों के 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 22 के साथ आज मैं मौजूद हूँ। लास्ट टाइम आप लोगों से एक छोटी सी बात शेयर की थी। आज मेरे जहन में एक और बात आ रही है। आप लोग आजकल फ्री हैं डेफिनेटली, लॉकडाउन की वजह से ना कहीं आना जाना, ना कहीं एक्टिविटी, ना कहीं मेरा ख़्याल है कि आप लोगों को मॉल्स पे जा रहे होंगे, ना कोई पार्क्स में जा पा रहे होंगे, ना कोई स्पेशली इस तरह से आउटडोर किस्म की एंटरटेनमेंट है। इससे मुझे एक डर है कि कहीं आप लोग अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी छोड़ तो नहीं चुके। बेटे मैं इस पर ज़रा थोड़ा सा आप लोगों को फोकस ज़रूर करूँगा कि आप लोगों को अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को ज़ीरो नहीं करना। मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि आप लोग बाहर निकलें, वो आपको निकलना चाहिए भी नहीं। बिल्कुल घर में रहें, स्टे होम्स की पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर ठीक है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये इंसिस्ट करूँगा कि आप लोगों को घर में रहते हुए आप अपनी किसी न किसी सूरत में फ़िज़िकल एक्टिविटी को करें। अपने स्लीपिंग आवर्स को कंट्रोल करें, सोने का, जागने का टाइम ज़रूर बेटा आप लोगों का होना चाहिए। आप लोगों को अपने टाइमिंग्स पर कंट्रोल होना चाहिए, प्रॉपर टाइम टेबल बनाना चाहिए, अपने आप को डिसिप्लिन ले आएँ। अब आप लोगों ने 2-3 मंथ्स काफ़ी टाइम इसमें से गुजर गया, जिसमें डेफिनेटली आप लोगों का फॉल्ट नहीं है, लेकिन अब अपने आप को आप लोग एक इस जो इनर्शिया की फ़ेज़ में हैं, जिसमें आप लोग रुके हुए हैं, अपने आप को उस फेज़ में से निकाल लेना चाहिए। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, क्योंकि जब आप इतने फ्री टाइम के बाद जब अचानक इंटेंस वर्क करेंगे तो आप लोग यकीनन डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए यूँ समझ लें एंजाइम्स हैं आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी। उसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग घर में रहते हुए कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ना कर सकें। तो उसके लिए आप इंडोर गेम्स में इंडोर गेम्स में तो वो वाली गेम्स होती है जिसमें मूवमेंट कम है, लेकिन आप आउटडोर गेम्स जो कि कम से कम एरिया में खेल सकते हैं, लाइक बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस। इसके लिए बेटे आप बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। आप रूफ टॉप अपने घर की यूज़ कर सकते हैं, अपने घर का सहन यूज़ कर सकते हैं। आप लोग बहन भाई जो हैं वो आपस में इकट्ठा खेल सकते हैं। अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, बट डू समथिंग फिज़िकल। अपने आप को बेटे लेज़ीनेस से निकालें और अपने आप को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें। ये आपकी स्टडीज़ में भी हेल्प करेगा। आपको जो एक्स्ट्रा मेंटल स्ट्रेन मिलता है उसको रिलैक्स करने में बड़ा हेल्पफुल होगा। तो आई थिंक आप लोगों की स्टडीज़ में भी एक ऐड होगा, राइट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 यूनिट 3 लॉगरिथम्स का। एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस तक रियल नंबर्स को फिर भी डिस्कस किया हुआ है। रियल नंबर, रैशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, आपका प्रीवियस चैप्टर में जो था एक नया कॉन्सेप्ट था, लेकिन रियल नंबर्स और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को आप लोग ऑलरेडी जानते थे। जो चैप्टर 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉगरिथम्स का, ये हमारे लिए एक एंटायरली न्यू कॉन्सेप्ट है। न्यू होने के बावजूद दिस इज़ क्वाइट ईजी, आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। है क्या लॉगरिथम, क्या हमारे काम आता है, क्या इसका इंट्रोडक्शन है। लॉगरिथम है, मैं पहले इसकी नीड आपको बताता हूँ, व्हाई डू वी नीड दिस टॉपिक। जब हम साइंटिफिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं तो इसमें समटाइम्स बहुत हाई लेवल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स, बहुत सारे कांस्टेंट्स, उनकी मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, रेडिकल्स, एक्सपोनेंट्स, बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स आ जाती हैं। अब इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो लॉगरिथम एक यूँ समझ लें कि ऐसा ऑपरेटर है कि जो हमें इन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करवाने में आसानी देता है। शुरू में हम लॉगरिथम सीखेंगे, क्या लॉगरिथम है, लॉगरिथम लेते कैसे हैं, लॉगरिथम को किस तरह परफॉर्म किया जाता है, जबकि लास्ट एक्सरसाइज में जाके हम ये चीज़ देख सकेंगे, खुद भी सामने देख सकेंगे कि हमारे काम कैसे आता है, डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस को ईजी कैसे करता है। तो मेन पर्पस इसका एक्चुअली मुश्किल कैलकुलेशंस को आसान करना है। तो लॉगरिथम एक्चुअली मैं थोड़ा इसी से एक टर्म बल्कि रिलेट करते हुए भी आपको बात करता हूँ कि आप नोट करें कि हम जितने भी हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी देखा, जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने देखा कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी पढ़ रहे हैं,
लेकिन कैलकुलेशंस को आसान करने की टेक्निक्स डे बाय डे सीख रहे हैं। मैथमेटिक्स नाम ही इन टेक्निक्स की कॉम्बिनेशन का है। आई थिंक आप लोगों ने जब फिज़िक्स पढ़ी होगी तो फिज़िक्स के टीचर ने आके पहले लेक्चर में ही सबसे पहले फ़िज़िक्स की डेफिनेशन आपको बताई। केमिस्ट्री पढ़ी, केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको बताई। हर डेफिनेशन से पहले उन्होंने स्टार्ट किया, लाइक केमिस्ट्री की टीचर ने डेफिनेटली स्टार्ट किया होगा अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर, और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें की होंगी। फिज़िक्स आप लोगों ने पढ़ी, स्टार्ट लिया द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। बायोलॉजी आपने पढ़ा, द ब्रांच ऑफ साइंस, हर चीज़ का स्टार्ट द ब्रांच ऑफ साइंस से हो रहा है। आपको आपके मैथमेटिक्स के टीचर ने नहीं, आपने अभी तक आके बताया कि मैथमेटिक्स की डेफिनेशन क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस, ऐसा कुछ नहीं कहा। एक्चुअली मैथमेटिक्स को अगर हम डिफ़ाइन भी करना चाहें तो कोई एक टेक्निक नहीं है ये बेसिकली बहुत सारी टेक्निक्स के कॉम्बिनेशन का नाम है। और अगर हम ब्रांच ऑफ साइंस की भी बात करें तो मैथमेटिक्स को हम डायरेक्टली ये भी नहीं कह सकते कि इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ मदर ऑफ ऑल द साइंसेस। साइंस की कोई एक सिंगल ब्रांच मैथमेटिक्स की हेल्प के बगैर आगे प्रोसीड नहीं करती। मैथ के बगैर, हम इसकी कैलकुलेशंस की टेक्निक सीखे बगैर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल भी नहीं कर सकते, केमिस्ट्री की इक्वेशंस को बैलेंस तक नहीं कर सकेंगे, बायोलॉजी की जो हम टेक्सोनोमी या उससे रिलेटेड जो जेनेटिक्स की सारी कैलकुलेशंस हैं वो नहीं कर सकेंगे। तो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, साइंसेस के हर जगह पर स्पेशली मैथमेटिक्स का बहुत यूज़ है। दैट्स वाई मैथमेटिक्स इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल द साइंसेस। तो वन ऑफ द टेक्निक्स इज लॉगरिथम। डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना, आसान करना, इसके लिए हम लॉगरिथम्स को यूज़ करते हैं। तो लॉगरिथम्स को थोड़ा सा मैं इसको इंट्रोडक्शन के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट दिया था मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी ने। फर्स्ट टाइम इसका कॉन्सेप्ट दिया था लॉगरिथम का। लेटर 17th सेंचुरी में जॉन नेपियर, इंग्लिश मैथमेटिशियन, उन्होंने इसको ज़्यादा काम इस पर किया फिर उसके बाद, और इसको ज़्यादा प्रैक्टिकल ज़्यादा किया इस चीज़ को। और इसमें फर्दर जो कुछ टर्म्स इन्वॉल्व की, ई जो हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था इर्रेशनल नंबर के तौर पर, वो जॉन नेपियर का इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इसके बारे में डिटेल हम लॉगरिथम के साथ भी डिस्कस करेंगे। फिर प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने उसकी कैलकुलेशंस की परफॉर्मेंस में, यानी उसके लॉगरिथम की वैल्यूज़ और टेबल बनाने में बहुत काम किया था। तो उसके बाद फिर फर्दर एंटी लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम के टेबल्स को इंट्रोड्यूस किए इन सब लोगों ने। लेकिन लॉगरिथम है क्या, कैसे काम करता है, कैसे लॉगरिथम लिया जाता है, इसके लिए हमें जो कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी पड़ेंगी उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया जाता है इसका साइंटिफिक नोटेशंस का। ये साइंटिफिक नोटेशंस क्या हैं, साइंटिफिक नोटेशंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो प्रॉपर डिफाइन करने से पहले मैं उसकी ज़रूरत के बारे में बात करता हूँ। व्हाई डू वी नीड द साइंटिफिक नोटेशंस। साइंटिफिक नोटेशंस में साइंटिफिक नोटेशन से पहले मैं एक दो जो साइंसेस में यूज़ होने वाली टर्म्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। यू नो, मास ऑफ अर्थ कितना है? लेट्स सी। इतने किलोग्राम होता है। अब आपको लग रहा है मैंने बहुत बड़ी एक फिगर लिख दी है, ऐसी तो कैसे लिखती होगी? नो, ये एक्चुअल फिगर है कि इतना होता है अर्थ का मास। ये एक मैंने एग्जांपल दी एक बहुत बड़ी फिगर की। अर्थ एक हैवी चीज़ है, एक बहुत बड़ी फिगर की एग्जांपल दी। इसके अगेंस्ट एक बहुत छोटी फिगर की एग्जांपल देता हूं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 0. इतने किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम का इतना पार्ट।
ये एक एक्सट्रीमली स्मॉल फिगर की एग्जांपल है। ये मैंने 2 एग्जांपल्स आपको अभी कोट की, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। साइंटिफिक कैलकुलेशंस में बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स और बहुत छोटी छोटी फिगर्स भी आती है। ऐसी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि इतनी बड़ी फिगर्स या इतनी छोटी फिगर्स में नंबर ऑफ जीरोस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अगर बाय मिस्टेक हम एक भी ज़ीरो कम या ज़्यादा कर दें तो पूरी फिगर 10 टाइम्स चेंज हो जाती है, मिस हैंडल हो जाती है। 10 टाइम्स का फ़र्क पड़ जाना है उसको। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा ज़ीरोस के साथ फिगर्स को लिखना जो रिकमेंड नहीं किया जाता। तो उसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन निकाला गया कि हम कुछ इस टेक्निक से लिखें कि जो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल भी हो और उसमें मिस्टेक के भी चांसेस मिनिमम हो जाएं। तो किस तरह हम लिखेंगे इसको? 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 24 किलोग्राम्स है ये। क्वाइट ईजी, अंडरस्टैंड करना आसान, हम बड़ी आराम से इसको समझ सकते हैं। ये आ जाता है 9.11 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -31 किलोग्राम्स। आप इजीली इस फिगर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो राइटिंग द नंबर इन दिस फॉर्म इज एक्चुअली राइटिंग द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो यहीं से हम उसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन होपफुली फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ भी ली है। वहां आप लोगों ने पढ़ी थी कि द नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पावर्स ऑफ 10 सो दैट देर इज वन नॉन जीरो डिजिट बिफोर द डेसिमल। तो मैं भी यहां पर वही डेफिनेशन बताने लगा, लेकिन ज्यादा वर्ड्स की बजाय सिंबल्स की शक्ल में बताने लगा। फिजिक्स की डेफिनेशन ही मैं एक तरह से आपको मैथमेटिक्स के साथ बताऊंगा, लेकिन उसमें सिंबल्स यूज करेंगे हम। सो राइटिंग द नंबर in the form of a multiplied by 10 raised to the power n, where n is an integer। पहले मैं n के बारे में बता दूं, n is an integer and a less than 10 greater than or equal to 1। तो ये 3 सिंबल्स पूरी की पूरी वही फिजिक्स वाली डेफिनेशन तो एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए मैं फिजिक्स वाली डेफिनेशन ही रिकॉल कर रहा हूं और साथ साथ ये सिंबल्स एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा था राइटिंग द नंबर्स इन द मल्टीपल्स ऑफ पावर्स ऑफ 10। देखें उसी तरह से तो लिखा हुआ है, मल्टीपल्स ऑफ पावर्स ऑफ 10 की शक्ल में तो लिखा हुआ है। और इंटेग्रल मल्टीपल, क्योंकि वहां पर भी इंटीजर्स का यूज होता है, 10 की पावर्स को इंटीजर ही यूज की जाती है। तो साथ ही हमने वो भी एक्सप्लेन कर दिया, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और फर्दर हमने पढ़ा था सो दैट देर इज वन नॉन जीरो डिजिट बिफोर द डेसिमल। वो ये पार्ट एक्सप्लेन कर रहा है। कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं? चलें इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि a 1 से ग्रेटर और इक्वल है और 10 से लेस है। चलिए a की रेंज हम चेक करते हैं। a इज इक्वल टू 1 है ना, और फिर 1 से ग्रेटर है। तो स्टार्ट किया 1 से, 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 3 और 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, 5 और 5 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग, बट नॉट 10, क्योंकि 10 से लेस है। अब 10 से लेस क्यों है? क्योंकि अगर 10 हो जाता है तो डेसिमल से पहले 2 नॉन जीरो डिजिट्स आ जाएंगी। तो दैट्स वाई ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये उसका वो पार्ट एक्सप्लेन कर रही है कि सो दैट देर इज वन नॉन जीरो डिजिट बिफोर द डेसिमल। तो इस तरह से ये डेफिनेशन हम इसको करते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के जहन में एक क्वेश्चन आता है कि हम फिजिक्स वाली डेफिनेशन ही क्यों ना लिखते। तो यहाँ पर बेटे मैं स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स वाली ही लिखनी है। ये मैं इतनी लंबी बात करने का पर्पज़ ये था कि ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे ये पूछते हैं, तो मैं रिलेट करके आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको वर्ड्स में डेफिनेशन याद है उसको सिंबल्स में कन्वर्ट करना आपके लिए आसान होगा, लेकिन लिखनी बेटे आप लोगों ने यहाँ पर जब पेपर में अगर ये डेफिनेशन आ जाती है तो लिखनी आप लोगों ने यही है। तो उसकी रीज़न आपको मैं अगर फर्दर डिटेल डिस्कस करूं कि क्योंकि बेटे पेपर चेकर ने जो बुक के अकॉर्डिंग है उसके मुताबिक ही आपको डेफिनेशन चेक करनी होती है। तो आपकी ये डेफिनेशन यूनिक नोट्स के जो पेज नंबर बन रहा है जी, पेज नंबर यूनिक नोट्स का 78 पर मौजूद है ये डेफिनेशन।
और उसी तरह अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर n where 1 less than a less than or equal to a and a is less than 10 n is an integer is called scientific notation. इसको साइंटिफिक नोटेशन का नाम दिया जाता है. अब साइंटिफिक नोटेशन तो हमें पता चल गया, लेकिन अगर कोई नंबर ऑर्डिनरी नंबर आपको साइंटिफिक नोटेशन में नहीं मिलता, आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? अच्छा खैर, ये कन्वर्जन तो बात की बात, मेरे जहन में बल्कि एक और चीज़ आई कि ये सारी डेफिनेशन समझ आ जाने के बावजूद अक्सर बच्चे इस प्रॉपर डेफिनेशन पर कंफ्यूज रहते हैं. जहाँ कहीं 10 की पावर देखी बच्चे समझ लेते हैं कि वो साइंटिफिक नोटेशन है. उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको कोट करता हूँ और साइंटिफिक नोटेशन को थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं कन्वर्जन की तरफ आपको लेकर आता हूँ. मैं एक एग्जांपल में आपको एक नंबर लिख के दे रहा हूँ, 5.23 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 5. Another example, 523.6 multiplied by 10 raised to the power 5. Another example, 0.0523 multiplied by 10 raised to the power 5. अब ये तीनों नंबर्स 10 की पावर्स में लिखे हुए हैं. इवन देन ये तीनों के तीनों को हम साइंटिफिक नोटेशन नहीं कह सकेंगे, बिकॉज इनमें सिर्फ फर्स्ट वन एग्जाम्पल है जो साइंटिफिक नोटेशंस की डेफिनेशन को फुलफिल कर रही है. बेशक ये मल्टीपल्स ऑफ पावर्स ऑफ 10 हैं तीनों, लेकिन जो इस डेफिनेशन का फर्स्ट पोर्शन है कि वन नॉन जीरो डेसिमल बिफोर द वन इज नॉन जीरो डिजिट बिफोर द डेसिमल, या a लेस देन और इक्वल 1 लेस देन और इक्वल टू a लेस देन 10 वाली कंडीशन सिर्फ ये पूरा कर रहे हैं. आप देख सकते हैं डेसिमल से पहले एक डिजिट सिर्फ इसमें है. सेकेंड एग्जाम्पल में डेसिमल से पहले ज़्यादा डिजिट्स हैं. थर्ड एग्जाम्पल में 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल नहीं है, उससे लेफ्ट साइड पर जीरोस आप देख सकते हैं मौजूद हैं. तो यही वजह है कि सिर्फ ये एग्जाम्पल साइंटिफिक नोटेशन है, सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल साइंटिफिक नोटेशन नहीं है. तो होपफुली आप इसका कॉन्सेप्ट को अच्छे तौर पर समझ चुके होंगे, राइट? अब कन्वर्ट कैसे करना है इसको, उसके सिलसिले में हम इसको देखते हैं. अब कन्वर्ट करने के लिए मैं दो स्टेटमेंट्स आपको नोट करवा रहा हूँ. वो स्टेटमेंट्स याद रख लेने से हमें डायरेक्ट कन्वर्जन की टेक्निक भी आ जाएंगी, और साथ ही साथ आपको मैं कैलकुलेशंस के साथ कन्वर्ट करने की टेक्निक भी सिखाऊंगा. मैंने साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट करने की आपको दो टेक्निक सिखानी है. एक तो डायरेक्ट कन्वर्जन और दूसरा उसकी कैलकुलेशंस परफॉर्म करने से भी. उसकी वजह एक्सरसाइज 3.1 में जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट करने को कहा गया है, वो क्वेश्चन एमसीक्यू के तौर पर भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है. अब मैं डायरेक्ट टेक्निक आपको सिखाऊंगा तो वो एमसीक्यू है, क्योंकि आपको एमसीक्यू में तो सिर्फ ऑप्शन को टिक करना है, हम किसी कैलकुलेशन में पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए. लेकिन साथ ही साथ मैं आपको कैलकुलेशंस के साथ स्टेप्स भी उसके बताऊंगा कि जिससे अगर आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो फिर आपको वो स्टेप्स इन्वॉल्व करते हुए क्वेश्चन करना होगा. बिकॉज आप एक लाइन में क्वेश्चन लिख रहे हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट टेक्निक से अगली लाइन में आंसर लिख रहे हैं, तो 2 मार्क्स तो नहीं मिल जाएंगे इस तरह. इस वजह से मैं आपको वो दोनों टेक्निक्स की तरफ लेकर आऊँगा. तो पहले मैं डायरेक्ट टेक्निक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि उससे एक कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो जाएगा. वो क्या है, मैं फर्स्ट स्टेटमेंट ये लिखवा रहा हूँ, व्हेन डेसिमल, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में अगर डेसिमल अपनी सही जगह नहीं है तो हम डेसिमल को मूव करके सही जगह लेकर आते हैं खुद. अब जब हम डेसिमल को मूव करते हैं तो 10 की पावर्स में चेंज आती है. वो चेंज दो तरह की हो सकती है कि व्हेनेवर डेसिमल मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ जब भी डेसिमल मूव करेगा, देन पावर ऑफ 10 या एक्सपोनेंट ऑफ 10 इंक्रीज करेगा. कितना इंक्रीज करेगा? ऑब्वियसली जितने डिजिट मूव किए हैं. ये अभी हम कुछ एग्जाम्पल से भी इस बात की प्रैक्टिस करेंगे. सेकेंड सिचुएशन है व्हेनेवर डेसिमल मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट.
देन पावर ऑफ 10 डिक्रीज करेगी। अब इसको हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। लाइक एक नंबर लिखा हुआ है हमारे पास 523.68 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 5। फॉर एग्जांपल एक 523.68 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 5 एक नंबर लिखा हुआ है। दिस इज़ नॉट इन साइंटिफिक नोटेशन बिकॉज बेशक वो मल्टीपल्स ऑफ पावर्स ऑफ 10 है, बट डेसिमल इज नॉट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। डेसिमल शुड बी राइट हियर, 5 के बाद होना चाहिए। और इस पोजीशन को हम रेफरेंस पोजीशन का भी नाम देते हैं, ये जगह को रेफरेंस पोजीशन भी कहा जाता है। तो डेसिमल हैज़ टू बी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 2 डिजिट मूव करना है। तो ये हो जाएगा 5.2368। अब चूंकि डेसिमल राइट से लेफ्ट 2 डिजिट मूव किया है, तो 10 की पावर इंक्रीज होकर 2 इंक्रीज करके 7 हो जाएगी। या इसको प्लस भी कह सकते हैं, इंक्रीज का वर्ड यूज कर ले, प्लस करने का वर्ड यूज कर ले, दोनों तरह से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट बल्कि एक और एग्जांपल इसमें कोट करता हूं। आपके पास नंबर लिखा हुआ है 23571, एक नंबर लिखा हुआ है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। अब अपेरेंटली तो इसमें डेसिमल है ही नहीं, बट यू नो कि जिस नंबर में डेसिमल नहीं लिखा होता, अंडरस्टूड समझा जाता है कि उसकी लास्ट डिजिट के बाद डेसिमल है, और उस डेसिमल के बाद आप कितने भी जीरोस लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंसर्न नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो डेसिमल होना कहाँ चाहिए? आफ्टर दिस 2 यहाँ होना चाहिए। मौजूद कहाँ है? इस 1 के बाद है। सो डेसिमल हैज़ टू बी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 डिजिट। अब इसके साथ तो 10 लिखा ही नहीं हुआ, तो जब 10 लिखा ही नहीं होता तो अंडरस्टूड क्या होता है? 10 रेज़ टू द पावर 0। तो जब ये राइट से लेफ्ट मूव करेगा तो 10 की पावर 0 से 4 इंक्रीज होकर दिस विल बी 2.3571 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया इंक्रीज करने की 2 एग्जांपल्स आपको कोट की मैं, पॉजिटिव की, प्लस करने की 2 एग्जांपल्स कोट की। उसके अगेंस्ट नेगेटिव पावर्स की अगर हम बात करें, लाइक 0.002357 एक नंबर लिखा हुआ है, तो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है ये। साइंटिफिक नोटेशन में कब होगा? जब डेसिमल यहां पर होगा। तो डेसिमल हैज टू बी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कितने? 1 2 3 डिजिट मूव करना है। तो डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन पर आ जाएगा 2.357 मल्टीप्लाइड बाय, अब चूंकि लेफ्ट टू राइट मूव किया है तो 10 की पावर डिक्रीज हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो डिक्रीज होके 10 रेज़ टू द पावर दिस विल बी -3, राइट। इसी तरह एक और एग्जांपल को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो फॉर एग्जांपल 0.531 लिखा हुआ है। अब इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो डेसिमल शुड बी आफ्टर 3, तो ये हो जाएगा 5.31। अब चूंकि डेसिमल लेफ्ट टू राइट 1 डिजिट मूव किया है तो 10 रेज़ टू द पावर -1 हो जाएगा, राइट। होपफुली आप डायरेक्ट टेक्निक सीख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। अब मैं एक्सरसाइज 3.1 आपको स्टार्ट करवा रहा हूं, लेकिन फिलहाल विद दिस टेक्निक करवा रहा हूं। ये एक्सरसाइज की ये क्वेश्चन इस टेक्निक से करवाने के बाद, यानी मैं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले करवा रहा हूं। जब ये क्वेश्चन हम कर चुके होंगे तो फिर यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैं आपको दोबारा करवाऊंगा शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक्सरसाइज 3.1 हम डिस्कस करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करवा रहा हूँ और अगेन आपको बता रहा हूँ एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये इसको डिस्कस कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 की रिक्वायरमेंट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में आपको कन्वर्ट करना है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है
5700। तो जो डायरेक्ट टेक्निक आपको अभी बताई और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सफिशिएंट होगी। अब उसके मुताबिक डेसिमल प्रेजेंटली कहाँ पर है, यू कैन सी इसमें डेसिमल अपेरेंटली तो नज़र नहीं आ रहा, तो ऐसी सूरत में लास्ट डिजिट के बाद होता है। तो डेसिमल हैज़ टू बी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 3 डिजिट्स, तो ये हो जाएगा 5.700 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर राइट टू लेफ्ट 3 डिजिट मूव किया, सो इट्स 3। अब यहां पर यह बताना जरूरी है कि लास्ट में जब जीरोस लिखे होते हैं जितने भी, अगर उन जीरोस के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट मौजूद नहीं है तो वो जीरो लिखने या ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इन जीरोस के बाद कोई डिजिट होती तो हमें डेफिनेटली लिखना पड़ता था। तो एंड पे अगर वो जीरोस लिखे जाएं या ना लिखे जाएं डजेंट मैटर। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ये भी आपको बताऊं, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ व्यू से कंफ्यूज इस तरह से हो जाते हैं कि वो फिजिक्स का रेफरेंस कोट करते हैं कि फिजिक्स में तो लिखा हुआ है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये जीरोस मस्ट लिखने होते हैं। बेटे यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हम डिस्कस कर रहे। सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली इसकी प्रोविजन को शो करते हैं। तो अगर हम वो जीरोस नहीं लिखेंगे तो वो प्रोविजन हम जानबूझ के ख़त्म कर रहे होंगे, जबकि मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है। बिकॉज आप कैलकुलेटर पर भी जब आप देखते हैं कि उसके बाद वाले जीरोस लिखें या ना लिखें तब भी वो आंसर सेम देता है। सेकंड पार्ट इज इट्स 498000000। अगेन वही सिचुएशन, डेसिमल बिल्कुल लास्ट डिजिट के बाद है एंड इट हैज़ टू बी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डिजिट इट हैज़ टू बी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये आ जाएगा 4.98 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 7, राइट। थर्ड पार्ट इज इट्स 96000 अगेन 000। तो इसमें भी अगर हम देखें तो डेसिमल हैज़ टू बी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स। अब 9600000 डेसिमल आफ्टर लास्ट डिजिट है, इट हैज़ टू बी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डिजिट इसने राइट से लेफ्ट मूव करना है। तो डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन पर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 7। नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट में है 416.9। अब डेसिमल अगेन वही बात अपनी रेफरेंस पोजीशन पर नहीं है, इट हैज़ टू बी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 1 एंड 2 डिजिट मूव करना है। तो ये हो जाएगा 4.169 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 2, बिकॉज राइट से लेफ्ट 2 डिजिट मूव किया है डेसिमल। उसके बाद आ जाता है फिफ्थ पार्ट एंड दिस इज 83000। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि वही सिचुएशन है कि डेसिमल आफ्टर लास्ट जीरो है, लास्ट डिजिट के बाद है, इट हैज़ टू बी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 मूव किया राइट से लेफ्ट। सो दिस विल बी 8.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 4। तो इस तरह ये साइंटिफिक में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद 6 पार्ट है। 6 पार्ट में कहा जा रहा है 0.00643। अब ये नेगेटिव एक्सपोनेंट्स 10 के नेगेटिव एक्सपोनेंट्स की एग्जांपल है जिसमें डेसिमल रेफरेंस पोजीशन से लेफ्ट साइड पर है। इट हैज़ टू बी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1 2 3 डिजिट्स। तो ये मूव करके यहाँ पर आ जाएगा बिकम्स 6.43 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर डिक्रीज होगी, माइनस होगी, सब्ट्रैक्ट होगी तो -3 आ जाएगी इसकी पावर, राइट।
सेवन्थ पार्ट में कहा जा रहा है 0.0074। ये भी डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन से लेफ्ट साइड पर है। इसमें भी लेफ्ट टू राइट 1, 2 और 3 डिजिट्स मूव करना है। तो इस केस में भी अगर हम देखेंगे तो डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन पर पहुंच के 7.4 और चूंकि लेफ्ट टू राइट 3 डिजिट मूव किया है सो इट्स -3, 10 रेज़ टू द पावर -3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 8 पार्ट और उसमें है 60000000। अब अगर आप नोट करें तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है ही 6, तो डेसिमल होना ही आफ्टर 6 चाहिए। तो ये हो जाएगा और इसमें अगेन देखिए डेसिमल आफ्टर लास्ट डिजिट होगा। इट हैज़ टू बी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो राइट टू लेफ्ट 7 डिजिट मूव किया है, देन इट विल बी 6.0 लिख लें, 6.00 लिख लें, 6.000 लिख लें। इवन आप 6 के बाद पॉइंट के बाद ना भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है कि इट्स डेसिमल मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर +7 बिकॉज राइट टू लेफ्ट मूव करने का ये केस था। उसके बाद आ जाता है 9 पार्ट। 9 पार्ट इज 0 पॉइंट के बाद ये आ रहा है 8 zeros है एंड देन 3, 9, 5। अब इसे कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल हैज़ टू बी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो लेफ्ट टू राइट 9 डिजिट मूव करेगा तो ये हो जाएगा 3.95 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -9। और इसका लास्ट पार्ट अगर हम देखें तो ये है 275,000, 275,000 और डिनोमिनेटर में भी आ रहा है 0.0025। आप यूं समझ ले जैसे एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स आ गए फर्दर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 जगह पर आपको कन्वर्जन करनी है। अगर हम इसका न्यूमरेटर देखें तो उसमें डेसिमल आफ्टर लास्ट डिजिट है, राइट टू लेफ्ट मूव करने का केस है। राइट टू लेफ्ट 1, 2, 3, 4 और 5 मूव कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर हो जाएगा 2.75 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर राइट टू लेफ्ट 5 डिजिट मूव किया है सो इट्स +5। जबकि डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो लेफ्ट टू राइट मूव करने का केस है। तो लेफ्ट टू राइट इट हैज़ टू बी मूव फ्रॉम 1, 2 एंड 3 डिजिट्स। तो उसके बाद ये हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -3। ठीक, तो इस तरह से हमने ये तमाम क्वेश्चंस ऑर्डिनरी से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने की डायरेक्ट टेक्निक सीखी। अगर एमसीक्यूज में आता है आपको कोई कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। लेकिन अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो उसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक यूज़ करेंगे। अब यही क्वेश्चन हम दोबारा करने लगे हैं, अब शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कैलकुलेशन के 1-2 स्टेप्स ऐसे होंगे कि जो एटलीस्ट आपके 2 नंबर तो दिलवा सकेंगे ना, कि इन केस अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो। लाइक इसका फर्स्ट पार्ट है 5700। अब यहाँ पर टेक्निक आपको वही काम आएगी जो आपने डायरेक्ट सीखी। अगर आपने अपनी डायरेक्ट सीखी हुई टेक्निक को रिकॉल करें तो डेसिमल हैज़ टू बी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट। मैं उसी टेक्निक के थ्रू ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसका आपको ये बेनिफिट होगा कि एक टेक्निक आपके माइंड में होगी ना तो कैलकुलेशन के स्टेप्स इन्वॉल्व करना, ऐड करना आसान हो जाएगा।
तो राइट टू लेफ्ट मूव किया, तो 2 डिजिट राइट से लेफ्ट मूव करके 10 रेज टू द पावर 3 आ रहा है, तो 5.7, यानी हमें इसका आंसर ऑलरेडी पता है, 5.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 3। अब ये जो 10 रेज टू द पावर 3 है ना, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करेंगे, 5700 को 10 रेज टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करते हैं, जो 10 की पावर आनी होती है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करते हैं। अब ये जो मल्टीप्लाई किया ना, दिस इज आवर आंसर। अब आपने इसको नहीं छेड़ना, जो डिनोमिनेटर है उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है, वो भी 2 स्टेप्स की बात है सारी। वो हो जाएगा 5700 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 3, और जो डिनोमिनेटर का 10 रेज टू द पावर 3 है उसको अगर हम 10 की पावर से हटा के ऑर्डिनरी में करें तो वो 1000 ही तो है। 10 रेज टू द पावर 3 का मतलब जितने एक्सपोनेंट होता है उतने उसके साथ जीरोस होते हैं। अब अगर आप ये 2 zeros से कैंसिल कर दिए, 57 को 10 से डिवाइड किया, वी गेट 5.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 3। तो इस तरह से आप ये कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप नोट करें, आपने टेक्निक भी वही यूज़ की जो आपने डायरेक्ट शॉर्टकट के थ्रू सीखी थी, उसी टेक्निक का यूज़ करते हुए हमने शॉर्टकट यानी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए स्टेप्स भी ऐड कर दिए। इसी तरह से सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट में 49800 000, तो वहाँ हमने ये सीखा था, इसकी अगर हम डायरेक्ट बात करें, 4.98 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7, 10 रेज टू द पावर 7 आ रहा है। तो क्या करेंगे, 49800 000 को 10 रेज टू द पावर 7 से मल्टीप्लाई भी कर लिया और 10 रेज टू द पावर 7 से डिवाइड भी कर लिया। अब 10 रेज टू द पावर 7 से जो मल्टीप्लाई किया है, दिस इज आवर आंसर, इसको नहीं अब आपने छेड़ना। तो 49800 000 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 7, और डिनोमिनेटर वाला 1 के साथ 7 zeros आ जाएंगे। अब न्यूमरेटर के 5 zeros के साथ डिनोमिनेटर के 5 zeros कैंसल, रिमेनिंग 498 को 100 से डिवाइड किया, वी गेट 4.98 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 7। इन केस अगर आप ये जीरोस कैंसिल नहीं भी करते, नहीं भी शो करते, तो भी आंसर आप ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि आप उसकी डायरेक्ट टेक्निक सीख चुके हैं। द आंसर शुड बी 4.98। तो आप ये कैलकुलेशन शो नहीं भी करते, ये वाली इस स्टेप के वो जो कैंसिलेशन वाली है, तो भी आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरह अब आपको मैं नेगेटिव एक्सपोनेंट्स वाले भी 1-2 पार्ट करके उसकी टेक्निक सिखाता हूँ। रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोगों ने इसी टेक्निक के मुताबिक करके सीखने हैं। नेगेटिव वाले में अगर हम देखें, लाइक एक इसमें आ रहा है पार्ट 0.0074, 7 पार्ट था। तो डायरेक्ट टेक्निक के मुताबिक हम जानते हैं इसका आंसर आ रहा है 7.4 मल्टीप्लाइड बाय, डेसिमल हैज़ टू बी मूव लेफ्ट टू राइट 3 डिजिट्स, 1 2 3, तो 10 रेज टू द पावर -3 होगा। अब ये 10 रेज टू द पावर -3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो 0.0074 को इस 10 रेज टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर दिया। अब अगेन वही बात जो मैंने वहां पर भी बताई थी, ये जो मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -3 है, दिस इज आवर आंसर, इसको नहीं अब आपने छेड़ना। जो डिनोमिनेटर वाला है उसको हम एडजस्ट करेंगे। तो 0.0074, अब नेगेटिव एक्सपोनेंट जब ये न्यूमरेटर में आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 3, और ये तो हमारा आंसर है, इसको तो हर स्टेप में हमने छेड़ना ही नहीं है। तो 0.0074 10 रेज टू द पावर 3 का मतलब 1000। अब इसको जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं लेकिन बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे, उस टेक्निक को मैं डायरेक्टली आपको बताने लगा हूं। तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 7.4
मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -3। यानी आपको अगर ये कैलकुलेशन नहीं भी करनी तो भी आंसर आप ऑलरेडी जानते थे। यानी ये कैलकुलेशन परफॉर्म करके भी देख लें, आपको 7.4 मिल रहा है। लेकिन अगर आप ये परफॉर्म आप किसी कैलकुलेटर पे नहीं भी करते तो आंसर तो आपको ऑलरेडी पता ही है, निकलना तो अल्टीमेटली वही है। नेगेटिव एक्सपोनेंट वाला एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं। एंड द क्वेश्चन इज 9 पार्ट 0.80 हैं 395। तो आंसर हम ऑलरेडी जानते हैं, तो ये हो जाएगा 0.80 395। अब 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 रेज टू पावर -9 इसमें आ रहा है। तो 10 रेज टू द पावर -9 से मल्टीप्लाई और 10 रेज टू द पावर -9 से ही डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई होने वाला 10 रेज टू द पावर -9 एज इट इज रहा। जबकि डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में आके 10 रेज टू द पावर +9 हो गया, ये एज इट इज रहा। अब 10 रेज टू द पावर -9 को फॉर्मेलिटी के लिए ही समझ लें, आप उसको जीरोस की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। 0.80 395, 1 के साथ 9 zeros, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹। अब इनका प्रोडक्ट आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आपको ऑलरेडी आइडिया है क्योंकि आप इस क्वेश्चन की टेक्निक को सीख चुके हुए हैं। दिस विल बी 3.95 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -9। तो रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करने हैं। इस टेक्निक से भी शॉर्टकट से आपको बता दिए, लेकिन इस कैलकुलेशन वाली टेक्निक से भी आप लोगों ने करने ज़रूर हैं। और ये परफॉर्म करने के बाद, ये कैलकुलेशंस करने के बाद आप लोगों ने अपने आंसर्स को टैली करेंगे तो आपके आंसर उसके साथ मैच कर जाएंगे। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और टिल देन की प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स आप लोगों को बहुत दफ़ा मैं यही डिस्कस कर चुका, प्रैक्टिस करने से आता है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।